नहीं स्टार्ट कर लें जी। रिवाइज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कल किया था जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? कोई इशू तो नहीं प्लीज कल से रिलेटेड? समझ आ गया था सब कुछ? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना है। कौन क्वेश्चन करता है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट कर लिया कल वाला क्वेश्चन? कोई इशू तो नहीं कल से रिलेटेड? करेंगे शुरू? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल आपके पास 4th पेज है, 5th है? 1 2 3 4 मिल गया। स्मार्ट लिमिटेड रिक्वायरमेंट होने से एक तो लिखा है प्रिपेयर मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2009। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो कल जैसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बी रिक्वायरमेंट भी इसकी है, प्रिपेयर बाइटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग। उसी क्वार्टर के, जिस क्वार्टर की हमने मंथ वाइज बजट बनाना है, तो क्वार्टर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनानी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ए ज़हन में रखना वही कल वाली। मंथ वाइज बजट पढ़ना शुरू करें जरा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल जरा बड़ा इंक्रीज हो जाएगा इसका, जरा मुश्किल डिफिकल्टी जरा ज्यादा है। Smart Limited has prepared a forecast for the quarter ending 31st December 2009, which is based on the following projections. Sales for the period October 2009 to January 2010 has been projected as under। अक्टूबर से लेके जनवरी तक की आपके पास सेल की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल। ये तो कल की तरह ही है, 20-80 ब्रेकअप हो जाएगा। कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%, ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल 80, ग्रॉस प्रॉफिट पे 20 और सेल 100 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक नई चीज है, फुल कंसंट्रेट। आपने ही कुछ बताना है। वो कहता है इट इंटेंड्स टू इंक्रीज सेल प्राइस बाय 10% फ्रॉम 1 नवंबर 2009। However, since there would be no corresponding increase in the purchase prices, the gross profit percentage is projected to increase, and the effect of increase in sale prices have been incorporated in the above figures। ये दोबारा पढ़ें, क्या कहता है? नवंबर की सेल ढूंढने जरा। 1 नवंबर से 10% प्राइस बढ़नी है, तो नवंबर की जो सेल्स इवन 99 लाख रुपीस, क्या इसमें 10% इंक्रीज का इफेक्ट आ रहा है? तो नवंबर से ऑनवर्ड्स, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में ये इंक्रीज का इफेक्ट आ रहा होगा। लेकिन ये जो इफेक्ट आ रहा है, ये किस चीज पे इफेक्ट आ रहा है? सेल प्राइस 10% बढ़ने का फिर मीनिंग क्या? नहीं, इससे पीछे जो स्टेटमेंट थी, कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 20% ऑफ सेल। तो 20% ऑफ सेल मींस सेल कितने परसेंट है? सेल के बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ ना आपको। और 20% ऑफ सेल का मतलब था कि सेल 100 है। ऐसा ही नहीं यार, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल 80 है। ये क्लियर है प्लीज? लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा, 10% इंक्रीज वाला पड़े तो सेल अब 100 की बजाय 110 हो जाएगी परसेंटेजेस में। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली वो कहता है परचेज प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, जैसे फिर प्रॉफिट ने डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना। ये एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि क्योंकि परचेज प्राइस बढ़ रही है तो शायद हम सेल प्राइस बढ़ा रहे हैं। लेकिन बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि सेल प्राइस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन परचेज प्राइसेस में इंक्रीज ना होने की वजह से फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी है। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो सेल 100 से 110 समझ आता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल 80 ही रहने की वजह से फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है
30 हो जाएगा। समझ आता? तो ये जरा कैंडी नोट कर लें अपने पास से, एक पेज पे जरा, ये 7 जगह जहां मैंने लिखा। क्या बढ़ा, क्या ना बढ़ने से क्या हो गया? सेल प्राइस बढ़ी, लेकिन कॉस्ट बढ़ने ना बढ़ने से फिर ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये सारी डिस्कशन परसेंटेजेस में। तो अब जो अक्टूबर की सेल है वो तो फिर 100% ही होगी, लेकिन नवंबर एंड ऑनवर्ड जो सेल है फिर वो 100 नहीं रही, 110 होगी। इट मींस अगर फॉर एग्जांपल हमने अक्टूबर की सेल से कॉस्ट ऑफ सेल बनानी हो, अक्टूबर की सेल से कॉस्ट ऑफ सेल बनानी हो तो डिवाइड बाय 100 एंड इनटू 80 करेंगे। लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी से अगर कॉस्ट ऑफ सेल बनानी पड़ेगी तो डिवाइड बाय 110 इंटू 80 करना पड़ेगा। ठीक है, सेल प्राइस का इफेक्ट कंसिडर करके अब ये फिगर्स उसने लिखी हैं। आगे चलें फिलहाल। देन वो कहता है ऑल डेटर्स आर अलाउड 45 days credit and are expected to settle promptly। इसका क्या मतलब है जी expected to settle promptly? मतलब 45 days क्रेडिट पीरियड है और इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 45 days क्रेडिट पीरियड के बाद पैसे दे देंगे, मतलब 45 से डिले नहीं करेंगे। मतलब प्रॉम्प्टली मींस होता है कि इमीडिएटली दे देंगे, लेकिन इमीडिएटली डजंट मींस कि आज ही दे देंगे, 45 days से फर्दर डिले नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अब कल जो शायद क्वेश्चन किया उसमें 30 days थे शायद, एक महीने का क्रेडिट पीरियड था, बल्कि सॉरी उसमें 60-40 था, सॉरी, लेकिन यहाँ 45 days है। स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक इक्वल टू द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कल शायद 80% था, तो कुछ चीजें कल जैसी होंगी, बस उसमें परसेंटेज से डिफरेंट है। ऑल क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द डिलीवरी। क्या मतलब? अगर अप्रैल की सेल है, सॉरी अप्रैल की परचेज है, तो मई में उसकी पेमेंट होगी, क्रेडिटर्स ने पेमेंट फॉलोइंग डिलीवरी। लेकिन 10% ऑफ परचेजेस आर कैश परचेज, तो जिस मंथ की भी आप परचेज निकालेंगे उसमें से 10% की परचेज की पेमेंट उसी मंथ में होगी, जो 90% है उसकी पेमेंट शायद जिस भी मंथ से रिलेटेड उससे नेक्स्ट मंथ में जाएगी। नंबर 4, मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर आर एस्टिमेटेड टू एट ₹3 lakh and the 50% of expenses are fixed, whereas the remaining amount varies in line with the sale। इसको अंडरलाइन करें। 3 लाख रुपए की अमाउंट है, उसमें से हाफ फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है हाफ तो शायद वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो बाकी हाफ है रह जाएगा उसके बारे में क्या कहता है वो? हाँ जी, सेल के साथ वेरी करेगा। तो अगर सेल चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली जो रिमेनिंग 50% है, ये रिमेनिंग 50% अमाउंट भी साथ चेंज होगी। तो इसका सिंपली मतलब हो गया बहरहाल के 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है, और मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, देयरफॉर सेल्स के साथ शायद वेरी कर रहे हैं। नहीं, अब जो वेरी करेंगे वो देखते हैं अभी। नहीं, ये सेल प्राइस के साथ वेरी करेंगे या सेल के साथ वेरी करेंगे, तो अभी देखते हैं। मैं वर्किंग अभी करवाने में सारा भी करते हैं, लिखते हैं। Then all expenses are paid in the month in which they're incurred। expenses जिस महीने के उसी महीने में पेमेंट होनी, मींस एक्सपेंस डेबिट होके बस कैश क्रेडिट हो जाए। एडमिन एक्सपेंसेस पेड फॉर सितंबर वर 2 lakh, ड्यू टू इन्फ्लेशन दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, ये कैलकुलेटर पकड़ने ये वाली वर्किंग कर रहे हैं, शायद सिंपल है। 2 lakh सितंबर के एडमिन एक्सपेंसेस हैं, तो अक्टूबर के बताएंगे कैसे आ जाएंगे? 2 lakh मल्टीप्लाइड बाय 1.02 हो जाएगा, तो अक्टूबर के पैसे आ जाएंगे। और इसी तरह एक और बोल दें आगे, अक्टूबर से नवंबर में अगर आना होगा तो ये 2% पर मंथ है ना, तो 1.02 एक दफा करेंगे तो अक्टूबर की पेमेंट आ जाएगी, एक और दफा 1.02, फिर एक और दफा इंटू 1.02, हमारे पास नेक्स्ट मंथ की फिगर्स आती जाएंगी। ठीक है, किया करें वर्किंग यार। नंबर 6, depreciation is provided at the rate of 15% on straight line basis। depreciation is charged from the date of purchase to the date of disposal। रिक्वायरमेंट ए, कैश बजट में तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन नहीं आएगी,
आती है कैश बजट में? डेप्रिसिएशन को एंट्री सुना दें। ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो पेमेंट एज सच नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें फिर फॉर द पीरियड की डेप्रिसिएशन आएगी। तो उसकी एक पॉलिसी बता रहा है कि डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल तक टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन। नंबर 7, ये जरा कुछ आपका पुराना जरा अकाउंटिंग का नॉलेज बीच में टेस्ट होगा जरा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ लेते हैं जरा। On 31st October 2009, office equipment having book value of rupees 5 lakh, which is 40% of the cost, on 1st October 2009 would be replaced at a cost of rupees 2 million after adjustment of trade in allowance of rupees 3 lakh. The balance would have to be paid in cash. मैं डिस्कस अभी आपसे करता हूँ, लेकिन पहले जरा इंडिविजुअली दोबारा पढ़ें आप लोग, और मेरे जरा 1-2 क्वेश्चंस के आंसर दें ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए कि कुछ याद भी है ही नहीं। इधर पेज शेयर कर लें, ये एक्स्ट्रा नोट्स नहीं कोई है जिनके पास ये भी सेट नहीं भाई, पेजेस का जरा बता दें, कुछ लग रहा है मुझे नए। एक ही है ये ज्यादा, तो बाकी फिर अरेंज कर लीजिएगा, किसी के साथ शेयर कर लें। फिलहाल आप अकेले बैठे जरा साथ पीछे पीछे चले जाए। नहीं एक साहब आगे भी हैं, या आप काइंडली जरा शेयर कर लें, ये करवा दो कॉपी जरा। कितने लोग हैं जिनके पास अभी भी सेट नहीं? बस एक ही करवाना जी सर। पॉइंट 7, सही सेंटेंस पढ़ के बताएं। डेट ऑफ एक्सचेंज कितनी है, कौन सी है, सॉरी डेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? पढ़े पढ़े पढ़े। नहीं सही कह रहे हैं यार, 31 अक्टूबर ही शायद। WDV किस डेट की दी हुई है? 1 अक्टूबर की आपको WDV दी हुई है। एक्सचेंज किस दिन होना? क्या पुराना इक्विपमेंट एक और महीने यूज हुआ? 31 अक्टूबर पे जाके पुराना शायद डिस्पोज होना और उसकी जगह नए की परचेज रिकॉर्ड होनी है। तो व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सचेंज? 31, ठीक है। 31 को अब क्या होगा, जो पुराना इक्विपमेंट है वो क्रेडिट होगा और उसकी जगह फिर नया इक्विपमेंट डेबिट होगा। नया इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा? ढूंढे ढूंढे कुछ फिगर्स ढूंढना। नया इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा? इजी है यार, क्या हो गया यार प्लीज, तो मिलना यार। ये 3 लाख बीच में एंड में क्या दिया हुआ? नहीं ट्रेड इन अलाउंस तो 3 लाख, ट्रेड इन अलाउंस किसे कहते हैं? हाँ ये लिख लें जरा साथ, अब कुछ चीजें शायद याद ना हो। डिफरेंट वर्ड से होपफुली आपने शायद सुना हो, अगर मैं कुछ डिफरेंट चीज कह दूंगा तो बता दीजिएगा। वैसे मेरा तो ख्याल इसे मार्केट वैल्यू ओल्ड एसेट। असल में एक्सचेंज का कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग क्या कॉन्सेप्ट क्या है? आप पुराना एसेट लेके जा रहे होंगे और उसकी जगह नया एसेट ले रहे होंगे। तो जो पुराना एसेट आप लेके जा रहे होंगे, जब सप्लायर के पास आप पहुंचेंगे तो जिससे आपने नया लेना, तो आप जो सप्लायर है वो देखेगा कि जो आपका पुराना एसेट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और फिर उतने पैसे आपको छोड़ देगा जितने आपके पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू है। तो जितने वो पैसे होते हैं जो हमें इस वजह से अलाउंस मिल गया क्योंकि हमने पुराना एसेट दिया, उसे फिर ट्रेड इन अलाउंस बोलते हैं। तो नया एसेट है अगर 20 लाख का और पुराने एसेट का ट्रेड इन अलाउंस 3 लाख रुपए है, तो इसका मतलब हमें 17 लाख कैश देना पड़ा होगा। तो पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू अगर 3 लाख है तो फिर इसको कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से, और फिर पुराने एसेट की भी गेन लॉस की वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस लिखिए प्लीज। मार्केट वैल्यू ऑफ कौन सा एसेट? तो व्हाट इज 2 मिलियन? इट इज अ कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, ऐसे ही है ना। तो अगर पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू हमारे एसेट की 3 लाख लगी है, तो फाइनली फिर हमारे एसेट के अगेंस्ट हमने कितने पैसे दिए होंगे? फिर 17 लाख कैश पेमेंट हुई होगी। तो इसको डेफिनेटली अलग अलग सॉल्व तो करेंगे। जो पेमेंट आप करेंगे वो कैश बजट में आएगी, लेकिन जो एसेट्स की डेप्रिसिएशन की वर्किंग है, और अगर कोई एक्सचेंज पे गेन लॉस हुआ पुराने एसेट पे, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल वो भी फिर वर्किंग लिख के करते हैं।
एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ एसेट? क्या दिया क्या लिया? पुराना दिया नया लिया, लेकिन जो पुराना दिया जाएगा उसकी मार्केट वैल्यू लगेगी, और अगर वो मार्केट वैल्यू नए एसेट की वैल्यू से कम है तो फिर बैलेंसिंग फिगर वो कंपनी पैसे देगी जो नया एसेट ले रही है पुराने एसेट के अगेंस्ट। तो इन फिगर्स की बेस पे इट लुक्स लाइक दैट स्मार्ट लिमिटेड ने 17 लाख रुपीस की पेमेंट की होगी। चलो आगे, नंबर 8 जी ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 जो है ना वो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। The opening balances on 1st October 2009 are projected as under। रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर मींस हमारे क्वार्टर का स्टार्ट है। हमारे क्वार्टर के स्टार्ट पे कैश एंड बैंक का बैलेंस था 25 लाख, ये तो सिंपली ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जिससे हम कैश बजट अपना स्टार्ट कर लेंगे। देन उसके नीचे लिखा हुआ है ट्रेड डेट्स रिलेटेड टू सितंबर एंड ट्रेड डेट्स रिलेटेड टू अगस्त 56 लाख एंड 3 मिलियन। ये किस दिन के बैलेंसेस बता रहा है और किन महीनों से रिलेटेड बता रहा है? 1 अक्टूबर 2009 वाले दिन 56 लाख रुपीस रिसीवेबल है सितंबर से रिलेटेड, और 1 अक्टूबर 2009 वाले दिन 3 मिलियन रिसीवेबल है अगस्त से रिलेटेड। नहीं, ये मैंने जो ट्रांसलेशन की है समझ रही, ये दोनों बैलेंसेस किस दिन रिसीवेबल है? ये 1 अक्टूबर को रिसीवेबल है, टोटल रिसीवेबल 86 लाख है, दोनों को मैं सम करके बोल रहा हूँ। लेकिन उस 86 लाख का आपको एक ब्रेकअप बता रहा है कि 56 लाख रिसीवेबल है सितंबर के महीने का, और 1 अक्टूबर वाले दिन अगस्त का भी कुछ रिसीवेबल रहता है। असल में ऊपर पॉइंट नंबर 1 में जाए, हाँ जी, जो डेटर्स की पॉलिसी है ना वो 45 डेज है। अब 45 डेज मींस शायद 1.5 मंथ बनता है। 45 डेज 1.5 महीना बनता है। तो अब सितंबर के स्टार्ट पे अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि 1 सितंबर को कोई सेल हुई है, कंसंट्रेट करने जी, अब यहाँ जरा सवाल में जरा टफ हो जाना है। अगर 1 सितंबर को सेल हुई है और 45 डेज क्रेडिट पीरियड है, तो अप्रोक्सीमेटली बताएंगे कब पैसे मिलेंगे? अक्टूबर के मिड इन सेंस कौन सी डेट सॉर्ट ऑफ बनेगी? 45 डेज क्रेडिट के तो शायद 16 बेहतर रहेगा। 45th डे पे पैसे नहीं शायद देने, 45 डेज क्रेडिट के, तो देयरफॉर शायद प्रॉम्प्टली का मतलब हो जाएगा 45 डेज गुजरते ही मीन 16 को, शायद मतलब 15 या 16 चले कह लेते हैं। लेकिन कौन सी डेट पे सेल और कौन सी डेट पे रिसीव? 1 सितंबर और 15 या 16 अक्टूबर बनेगी। इसी तरह अगर 2 सितंबर है तो वो अगले दिन आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स जो सितंबर का पूरा महीना होगा उसकी रिसीट 1 अक्टूबर तक नहीं हुई होगी। 1 अक्टूबर तक नहीं हुई होगी। 1 अक्टूबर तक कोई रिसीट नहीं हुई होगी सितंबर की क्रेडिट सेल से। 1 सितंबर की ही रिसीट शुरू होनी है जाके मिड ऑफ अक्टूबर, 15 या 16 अक्टूबर, सेकेंड से फिर आगे चलते जाए। सिमिलरली अगर आप अगस्त में जाएंगे पीछे तो 45 डेज की ये जो क्रेडिट पॉलिसी है, 1 अगस्त को अगर कोई सेल हुई है तो उसके पैसे तो सितंबर मिड से ऑनवर्ड्स कुछ मिलना शुरू हो गए होंगे। लेकिन जब 15 दिन अगस्त के बाद की सेल है, पहले 15 दिनों के पैसे तो सितंबर के सेकंड 15 दिनों में या सेकंड हाफ में मिल जाएंगे। मेरे साथ है, मैं अकेले लगा हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 16 अगस्त को कोई सेल हुई है तो उसकी रिसीट शायद फिर 1 अक्टूबर पे आएगी। तो अगस्त से भी रिलेटेड कुछ रिसीवेबल है और सितंबर से भी रिलेटेड रिसीवेबल है, लेकिन अगस्त की सारी क्रेडिट सेल का रिसीवेबल नहीं होगा। ये जो 30 लाख है, ये जो 30 लाख नीचे दिया हुआ रिलेटेड टू अगस्त, क्या ये अगस्त की 100% क्रेडिट सेल है या ये अगस्त से रिलेटेड रिसीवेबल है? लेकिन सितंबर का जो 56 लाख रुपए है ये 100% क्रेडिट सेल ऑफ सितंबर को भी रिफ्लेक्ट इसलिए कर रहा होगा क्योंकि सितंबर से रिलेटेड कोई भी पैसे 1 अक्टूबर तक नहीं मिले होंगे। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल के तौर पर लेट्स अज्यूम 1 अक्टूबर को सेल हुई है और 45 डेज क्रेडिट पॉलिसी है, तो उसके पैसे कब रिसीव होंगे? 16 कह दूं, 16 नवंबर अप्रोक्सीमेटली।
इसी तरह अगर मैं चलता जाऊँ 2nd, 3rd, 4th, 5th अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक आ जाऊँ, तो अक्टूबर के फर्स्ट 15 जो डेज हैं, पहला हाफ, अगर अक्टूबर का मैं एक हाफ कर लूँ, 2 हिस्सों में अक्टूबर को डिवाइड कर लूँ, तो अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज के पैसे नवंबर के सेकंड हाफ में मिल रहे होंगे, और अक्टूबर के सेकंड हाफ के पैसे सितंबर के दिसंबर के फर्स्ट हाफ में, ठीक है। और डेफिनेटली अब कुछ महीनों में 30 डेज हैं, 31 डेज हैं, फरवरी अगर आज 28 दिन भी हैं, लेकिन ऑन एवरेज बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि शायद हर महीने में ऑन एवरेज 30 डेज है, ठीक है। साल में कितने दिन है वो ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज हर महीने में 30 डेज पर अज्यूम किए जाते हैं। कुछ क्लियर है प्लीज? अब एक दो फाइनली बता दें, अगस्त के फर्स्ट 15 डेज की रिसीट सितंबर के सेकंड हाफ में हो गई होगी, लेकिन जो फर्स्ट अक्टूबर वाले दिन रिसीवेबल है वो फिर कुछ अगस्त का भी आ रहा होगा और सितंबर का भी आ रहा होगा। इंशाल्लाह भी वर्किंग करते हैं तो फिर फर्दर मुझे बताइएगा कि अगस्त के किन दिनों के पैसे आ रहे होंगे, दोबारा सोच के फिर करते हैं, और सितंबर के किन दिनों के पैसे रिसीवेबल के तौर पे आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ दो चीजें क्लियर करके ही आगे चलें। ये फर्स्ट अक्टूबर के बैलेंसेस हैं, और फर्स्ट अक्टूबर को वो कहता है कि सितंबर से रिलेटेड भी रिसीवेबल है और अगस्त से रिलेटेड भी रिसीवेबल है। टोटल क्या मैं कह सकता हूँ 86 लाख रिसीवेबल है, लेकिन उसका ब्रेकअप दे रहा है, वो क्यों दे रहा है वो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 56 लाख इज रिसीवेबल फ्रॉम सितंबर एंड 3 मिलियन इज रिसीवेबल फ्रॉम अगस्त। एक इसका टोटल करना जरा, 86 लाख ही शायद बनता है, 56,30,000। कुछ समझ आया? 45 डेज। चलिए एक लास्ट भी चीज दी हुई है, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट दी हुई है 8 मिलियन, ब्रैकेट पड़े इसकी तरफ। ये क्या होते हैं? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स नहीं, क्या सॉरी क्या? हाँ जी, असूलन तो फुली डेप्रिशिएटेड अगर एसेट है तो शायद इसे डिस्पोज कर देना चाहिए, लेकिन अगर डिस्पोज ना भी किया गया हो, आ रहे हैं इसका मतलब डिस्पोज नहीं किया, स्टिल इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब जितना उसने डेप्रिशिएट होना था वो हो गया है, तो अब इसने असूलन तो इसे शायद डिस्पोज कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी बेचा तो स्टिल फिर इसे डेप्रिशिएट फर्दर आप नहीं करेंगे, तो शायद अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर इसकी इंप्लीकेशन आएगी। लेकिन बहरहाल ये सारे टेबल में हमें ओपनिंग बैलेंसेस मिले। आइए शुरू करें वर्किंग, बाकी फिगर्स पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ी ज़रा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा फिगर्स में, तो फुली इन्वॉल्व कर रहना जी। रिक्वायरमेंट ए से शुरू करेंगे। जी सर, स्मार्ट लिमिटेड, चले आगे। सबसे पहले रिक्वायर्ड है आपके पास, आपको रिक्वायर्ड है मंथ वाइज कैश बजट। फॉर द क्वार्टर एंडिंग December 2009। फॉर्मेट उसी तरह बनाया जैसा कल आपने बनाया। कौन कौन से रेलिवेंट मंथ्स आ गए हमारे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर। ढूंढने की फिगर। अच्छा, मिलियंस में करें, थाउजेंड्स में करें, या पूरा ही लिखें? थाउजेंड्स में तो कम से कम करने हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखें। डाटा वैसे रुपीज में, अब थाउजेंड्स में कन्वर्ट करवाइएगा। लिखवाएं जी, 2500 आ गए, 25 लाख। नवंबर का ओपनिंग लिखवाएं। वो कब आएगा? जब अक्टूबर का क्लोजिंग आएगा तो इंशाल्लाह लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग,
रिसीट्स ढूंढने क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ से रिसीट्स है हमारे इस क्वेश्चन में? हाँ जी, कल की तरह बस कैश सेल और क्रेडिट सेल ही है। तो रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स एक वर्किंग वन में है। तो मैं ख्याल एक पेज छोड़ दें, जरा साफ सुथरा खुला खुला कर लो। फुली इन्वॉल्व रहिएगा, यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन में और कन्वर्ट होनी है। receipt from customers, शायद कल की तरह की डिस्कशन है यार। बनाने फॉर्मेट कल जैसा फॉर्मेट ही चलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी सर, स्टार्ट करना, लिखवाएं जी। वो मेरे ख्याल थोड़ा सा लिख के करना है, पहले टोटल लिखना फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। सेल की अमाउंट थी, अक्टूबर की सेल 7500, 9900, 10890। 20% कैलकुलेटर पकड़े जी, 20% कैश सेल। यूज किया करें प्लीज, सब वर्किंग करें, कैलकुलेटर पकड़े। 1500, 1980 and 2178। अब राउंड ऑफ wherever is necessary। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट से निकालना। $6,7920,8712। जी सर, शुरू करें जी। अक्टूबर की क्रेडिट से पहले जो आगे है इसको जरा डिसाइड करना। अक्टूबर की क्रेडिट सेल 6000 कब मिलेगी? अक्टूबर की क्रेडिट सेल अगस्त में तो नहीं है, अक्टूबर। हाँ नहीं, नहीं वो तो आना ही है, वो मैं जो मैंने पिछली बातें की वो भी आनी है। मैं जस्ट चाह रहा हूँ पहले एक दफा जरा यहाँ से जरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये अक्टूबर की जो सेल है, कंसंट्रेशन से पहले जरा एक दो चीजें और सुनने ज़हन में रखनी है जरा। ये जो अक्टूबर की 6 मिलियन सेल है, ये किस दिन हुई है? हाँ जी, बिल्कुल सही वर्ड है, पता नहीं है। नहीं सही कह रहे हैं, मतलब वो कह सकता है कि सारी सेल सपोज अक्टूबर के एंड में हुई है। अगर सपोज सारी सेल अक्टूबर के एंड में हुई है, तो फिर तो ये पैसे सारे मिलेंगे जाके दिसंबर में, 45 दिन फिर वहां से गिने जाएंगे। अगर वो कहे कि सारी सेल 1 अक्टूबर को हुई है, तो फिर हम 1 अक्टूबर से गिनेंगे अकॉर्डिंगली, तो शायद सारी नवंबर में आ जाए। अगर वो मिड में कह दे तो फिर भी अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम यही अज्यूम करेंगे कि सेल इवनली हुई है। इवनली का मतलब इक्वली हुई है, पूरा महीने होते रही है। ये एक छोटा सा नोट जरा पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे लिखा हुआ। ये कल जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जरा ढूंढना जरा, इस तरह की जरा छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में याद रखनी है आपने। अगर तो वो बता दे कि सेल कब है, तो फिर तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ना पता चले तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि सेल इक्वली हुई है पीरियड में, विच मींस के पूरे अक्टूबर में ये सेल होती रही है। सही है, आई होप के यही नॉर्मल अजम्पशन है। क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे मिला कहीं। और ये जो सेल के लिए अजम्पशन ले रहे हैं यही फिर परचेज के लिए भी है। इफ वी हैव नो इन्फॉर्मेशन देन वी अज्यूम कि सेल एंड परचेज इज इवनली ओवर द पीरियड, एंड इवनली ओवर द पीरियड का मतलब
इक्वली ओवर द पीरियड। इट मींस 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक पूरे महीने में ये परचेजेस होती रही होंगी। देयरफॉर 6 मिलियन का जो हाफ है, अब हाफ जो मैं बार बार करूंगा वो पहले 15 दिन में, दूसरे 15 दिन में, फर्स्ट हाफ की जो सेल है वो रिसीव हुई होगी सेकंड हाफ ऑफ नवंबर में, और जो सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर की सेल है फिर फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में चली जाएगी। इट मीन 6 मिलियन का फिर एक ब्रेकअप करेंगे, हाफ लिखेंगे नवंबर में और बाकी जो हाफ है वो फिर दिसंबर में लिखेंगे, एंड सो ऑन। अगर आगे चलें तो नवंबर की जो सेल है उसका हाफ दिसंबर में लिखेंगे और बाकी हाफ हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो जनवरी में, और दिसंबर की तो सारी सेल की रिसीट होगी ही दिसंबर के बाद, वो हमारे पीरियड से रेलिवेंट नहीं रहेगी। अब इसको जरा ज़हन में रख के अब रिवर्स चलते हैं जरा, क्या अक्टूबर में भी कोई रिसीट होगी? अब इसको जरा ज़हन में रख के अक्टूबर में भी रिसीट होगी, जरा दोबारा पॉइंट नंबर 8 दोबारा पढ़ें। नहीं, क्या अक्टूबर वाले महीने में भी कोई रिसीट होनी चाहिए बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? अब वो किन महीनों से रिसीट होनी चाहिए, अब ये दोबारा डिसाइड करना होगा। अगस्त से पहले अगर मैं चाहूँ, अगर मेरी ख्वाहिश है कि जरा सितंबर हम पहले फाइनल करने का, ये जो सितंबर से रिलेटेड रिसीवेबल आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, बहरहाल कुछ बातें हो सकता है कि महसूस हो कि बड़ी मैं सिंपल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में क्लियर अगर होंगी तभी बेहतर रहेगा। रिसीवेबल मींस क्या होता है? सेल हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुए, पैसे मिलने नहीं है लेकिन सेल हो गई है। रिसीवेबल तभी बनता है कि अपनी चीजें बेच दी हैं, रिसीट नहीं है, पैसे नहीं मिले। तो अगर ये रिसीवेबल आ रहा है तो सितंबर से रिलेटेड अगर रिसीवेबल है तो ये सितंबर में सेल हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो सितंबर की सेल है जिसका रिसीवेबल अभी आ रहा था 1 अक्टूबर पे, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम अपनी वर्किंग में? क्या है 56 लाख जो है, 56 लाख ये सितंबर की 100% क्रेडिट सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि जो 1 सितंबर वाली सेल है उसकी भी रिसीट 1 अक्टूबर तक नहीं हो सकती अगर 45 डेज पॉलिसी है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर के पैसे सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर मींस अक्टूबर में लिखेंगे, और जो सेकंड से हाफ मंथ के पैसे हैं वो फिर हम नवंबर में लिख रहे होंगे। क्लियर हो जाएगा प्लीज? अब आ जाए अगस्त में जरा। मेरा तो ख्याल है ये अगस्त की भी 100% सेल है, ये क्यों नहीं? ये रिसीवेबल है, ये 1 अक्टूबर पे रिसीवेबल रह गया। अगस्त के जब पहले 15 दिनों के पैसे हैं वो 45 डेज पॉलिसी की वजह से सितंबर के सेकंड हाफ में रिसीव हो गए होंगे। तो ये जो 28 लाख, सॉरी 30 लाख आ रहा है, ये सेकंड हाफ ऑफ अगस्त का ही रिसीवेबल हो सकता है 45 डेज पॉलिसी की वजह से। अगर 2 महीने पॉलिसी होती, अगर 2 महीने बाद पैसे मिलने होते फिर शायद ये अगस्त के भी पूरे पैसे होते, अगस्त के भी होते और सितंबर के भी होते। लेकिन अगर 45 डेज पॉलिसी है तो सितंबर की सारी सेल रिसीवेबल में आ रही होगी 1 अक्टूबर वाले दिन, और 45 डेज पॉलिसी की वजह से 1 अक्टूबर वाले दिन अगस्त की हाफ सेल रिसीवेबल में आ रही होगी। पहले ये प्लीज क्लियर हो रही है मेरी बात? फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त के पैसे प्लीज कब रिसीव हो गए होंगे? सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में रिसीव हो गए होंगे। हम 1 अक्टूबर का रिसीवेबल देख रहे हैं, विच मींस अगस्त के जो पैसे हैं वो सेकेंड हाफ के होंगे जो अक्टूबर में सारे रिसीव हो जाएंगे। लेकिन जो सितंबर की 6 मिलियन की, सॉरी 5.6 मिलियन की अमाउंट है, इसका जो हाफ है वो अक्टूबर में आएगा और हाफ नवंबर में आएगा। जरा एक दफा दोबारा रिपीट कर दें जरा, सितंबर के कौन से टाइम के पैसे कब आएंगे और सितंबर के कौन से टाइम के कब आएंगे? सितंबर के फर्स्ट हाफ के पैसे अक्टूबर के सेकंड हाफ में, और सितंबर के सेकंड हाफ के पैसे नवंबर के फर्स्ट हाफ में। बारह एट द एंड ऑफ द वे नवंबर के फर्स्ट हाफ में आए या नवंबर के सेकंड हाफ में आए, वो नवंबर में ही आ जाएंगे, लेकिन शायद हमें मंथ की वाइज सेग्रीगेशन करने की जरूरत है। अब ओके प्लीज, हाँ जरा इसको लिख लें जरा इन्फॉर्मेशन। मुझे जरा थोड़ा सा कंप्लीट करवा लें, बाकी फिर आप लिख लेंगे। फ्रॉम अगस्त जो पैसे हैं, फ्रॉम अगस्त बताएं कितने, किस कॉलम में लिखूं? आधे कहाँ लिखूं, आधे कहाँ लिखूं? अगर मैं कहूँ वो सारे हैं ही आधे, वो जो सारे आ रहे हैं वो हैं ही अगस्त के पहले ही आधे, क्योंकि बाकी अगस्त के जो पैसे होंगे वो तो रिसीवेबल होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको फर्दर हाफ करने की जरूरत है ही नहीं है। कितने आ गए? 3000, लेकिन फ्रॉम
सितंबर जो है इसको बताएं अक्टूबर में कितना लिखा। अब इसको आधा क्यों करें, सबको पता है। तो 2800 अक्टूबर में और इसका जो 2800 है वो नवंबर में। 3000 को एज इट इज लिख रहे हैं और 5600 को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। नहीं, सबको क्लियर हो गया? प्लीज सबको क्लियर है? यहाँ तक लिखें, बाकी कंप्लीट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ आया? अब यही तो ये कैसे पता, यही तो गेम है। जी भाई कह रहे हैं जी किसी और का पता है कि ये कैसे पता चला कि ये 3000 है यहीं आते? नहीं, मैं बाकी सिर्फ पूछ लूँ, मैंने कहा इन्हें भी अगर नहीं पता तो फिर, क्योंकि मेरा ख्याल में पिछले 5 मिनट मैंने यही तो बताया है। लेकिन एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ, मैं जरा देखूँ बाकियों को भी पता ही है। तो बताना चाहेगा जी? नहीं भाई बताना चाह रहे। असल बेटा ये ना पॉइंट नंबर 8 में 1 अक्टूबर का रिसीवेबल आ रहा है। ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए 1 अक्टूबर के स्टेबल में। ये पॉइंट नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, इसी में देख रहे हैं ना हम सब। तो ये सेंटेंस लिखा था ओपनिंग बैलेंसेस ऑन 1 अक्टूबर। तो ये 1 अक्टूबर वाले दिन ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। किसके? कैश का ओपनिंग आ रहा है, फिक्स एसेट्स का ओपनिंग आ रहा है और डेटर्स का ओपनिंग आ रहा है। डेटर्स मींस रिसीवेबल का ओपनिंग आ रहा है। हाँ, डेटर्स के साथ उसने लिखा है कि डेटर सितंबर से रिलेटेड है, कि सितंबर का रिसीवेबल आ रहा है और अगस्त का भी रिसीवेबल आ रहा है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ट्रांसलेशन तो मैंने सही किया। अब अगर हम 45 डेज, अब क्योंकि पॉलिसी है हमारी अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1, उसको सही तरह से जहन में रखें और पैसे अगर 45 डेज के बाद आने हैं तो पूरा सितंबर जो है उसके पैसे 1 अक्टूबर को नहीं आए होंगे, क्योंकि 1 सितंबर कभी भी 45 डेज पूरे नहीं हुए। जो सेल 1 सितंबर को भी हुई होगी उसके भी 45 डेज पूरा होने शुरू होने हैं 16 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जाके। तो देयर इज नो चांस अकॉर्डिंग टू द 45 डेज पॉलिसी कि 1 सितंबर को भी अगर सेल हुई है तो उसका कोई पैसा रिसीव हो गया हो 1 अक्टूबर वाले दिन। एंड सिमिलरली ना 2 सितंबर का हुआ होगा और ना ही आगे चलते जाए तो 30 सितंबर तक कोई क्रेडिट सेल का पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा एज ऑन 1 अक्टूबर 2009। इट मीन सितंबर के तो पूरे महीने के पैसे रिसीवेबल में शामिल होने चाहिए। यहाँ तक ठीक है? अब कुछ पैसे रिसीवेबल हैं अगस्त से रिलेटेड भी। अब यहाँ रुक के फिर हमने ये सोचा कि क्या ये जो 3 मिलियन दिया हुआ है क्या ये अगस्त के भी पूरे महीने की सेल का रिसीवेबल है? वो अब इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो 1 अगस्त को सेल हुई होगी उसके पैसे हमारे 1 अक्टूबर से पहले ही पिछले महीने में ही कुछ 16 सितंबर को मिल जाने चाहिए। जो 2 अगस्त को सेल हुई होगी उसके पैसे 17 को मिल जाने चाहिए और इसी तरह अगर चलते जाएं तो 15 अगस्त तक जो सेल हुई होगी उसके पैसे 30 सितंबर तक मिल चुके होंगे अकॉर्डिंग टू द 45 डेज पॉलिसी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त के पैसे 45 डेज पॉलिसी की वजह से सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर तक रिसीव हो चुके होंगे, देयरफॉर फिर वो क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं होगा और फिर ओपनिंग रिसीवेबल भी नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त है, सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में 16 अगस्त से आगे इन दिनों के जो पैसे हैं ये सितंबर एंड तक नहीं मिले होंगे, ये अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज में अभी मिलने होंगे। तो देयरफॉर 1 अक्टूबर को सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त के पैसे बस रिसीवेबल होंगे। तो ये सब कुछ हमने कैसे डिसाइड किया? 45 डेज पॉलिसी ध्यान में रखें। सितंबर के पूरे महीने की क्रेडिट सेल का पैसा रिसीवेबल होगा 1 अक्टूबर वाले दिन, लेकिन अगस्त का सिर्फ सेकेंड हाफ की जो सेल के पैसे हैं वो रिसीवेबल होने चाहिए 1 अक्टूबर पे अगर 45 डेज पॉलिसी। अब क्लियर हो गया? तो मैंने सारा 3 मिलियन अक्टूबर में क्यों लिख दिया? क्योंकि ये अगस्त के हैं ही सेकेंड हाफ के पैसे, तो जो मिल जाने चाहिए अक्टूबर के फर्स्ट हाफ। और जो सितंबर है इसको हाफ ऑफ क्यों कर रहा हूँ? ये सितंबर के पूरे महीने के पैसे होंगे, देखो 15 दिन सितंबर के जो पहले हैं उनके पैसे अक्टूबर में, अक्टूबर के सेकंड हाफ में टू बी वेरी स्पेसिफिक, और सेकंड हाफ ऑफ सितंबर जो है इसके पैसे फिर नवंबर के फर्स्ट हाफ में जाके मिल रहे हैं।
तो 5.6 मिलियन का ब्रेकअप क्यों हो रहा दो हिस्सों में, और अगस्त का क्यों नहीं हो रहा? अब क्लियर हो गया? प्लीज जरा आप बता देंगे जरा शॉर्ट वर्जन में, मैंने तो कोशिश की लंबे से वर्जन। जो पैसे हैं वो सितंबर के सेकंड हाफ में मिल चुके हो गया, फर्स्ट हाफ के, अगस्त के जो फर्स्ट हाफ के पैसे हैं वो अक्टूबर के स्टार्ट पे रिसीवेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि 45 डेज पॉलिसी है और वो प्रॉम्प्टली पैसे सेटल हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अगस्त के जो दूसरे हाफ के पैसे हैं वो 1 अक्टूबर को जरूर रिसीवेबल होंगे, क्योंकि अभी उनके 45 डेज अक्टूबर के स्टार्ट तक पूरे नहीं हुए। तो ये हैं ही 15 दिनों के पैसे जो रिसीवेबल थे 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब सितंबर बता दें। हाँ जी, और वो सारा रिसीवेबल है 1 अक्टूबर को, तो सितंबर का जो हाफ पैसा है वो अक्टूबर में आएगा, और सितंबर की क्रेडिट सेल का जो रिमेनिंग हाफ है वो फिर नवंबर में चला जाएगा। अब क्लियर हो गया प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है? जी आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? करें जी, कंप्लीट कर रहे थे वर्किंग। बाकी कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, किस किस महीने से? अब यहाँ तक तो हमने सितंबर तक तो वर्किंग कर ली है, अक्टूबर के को पैसे रिसीव होंगे किन किन महीनों में? कैसे कैसे? हाफ हाफ 3000 आ जाएगा अक्टूबर में, सॉरी नवंबर में, अक्टूबर का हाफ आ जाएगा नवंबर में, और रिमेनिंग हाफ आ जाएगा दिसंबर में। नवंबर की वर्किंग करो, नवंबर नवंबर नवंबर, उसका हाफ आएगा या सारी आ जाएगा? नवंबर के फर्स्ट हाफ के पैसे दिसंबर के सेकंड हाफ में आ जाएंगे। इसका बताएंगे अमाउंट क्या बनती है? 3960। और जो नवंबर का रिमेनिंग हाफ है उसके पैसे कब आएंगे? जनवरी में जाके आएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, जरा बात ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्लियर होगी या नहीं। आप मुझे बताएंगे 1 जनवरी वाले दिन, 1 जनवरी 2010 वाले दिन किस किस महीने से रिलेटेड कितने कितने पैसे रिसीवेबल आ रहे होंगे? नवंबर के सेकंड हाफ के और दिसंबर के पूरे आ रहे होंगे। नवंबर के आधे तो मिल गए हैं ना दिसंबर में, लेकिन नवंबर का जो रिमेनिंग रह गया है आधा, और दिसंबर का जो पूरा है ये फिर 1 जनवरी को उसी तरह रिसीवेबल होना चाहिए जिस तरह 1 अक्टूबर वाले दिन अगस्त का आधा और सितंबर का पूरा रिसीवेबल। ठीक है, मींस से अगर सपोज आपने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिर क्लोजिंग रिसीवेबल आना चाहिए ना यार। तो हाफ नवंबर का और दिसंबर के जो सारे पैसे हैं ये क्लोजिंग रिसीवेबल में होने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 45 डेज पॉलिसी। आई होप बहरहाल आप समझ आ गया सबको। चलिए जी, इनको सम करना है, ढूंढना शायद वर्किंग होगी। मंथ वाइज सम करें कितनी कितनी रिसीट्स होंगी। अच्छा, कल एक टैक्स रिडक्शन की भी बहस हुई है, वो अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन हो तभी आपने करनी है, अदरवाइज अपनी मर्जी से मुझसे ज्यूम नहीं कर लेना जी। इकट्ठी करिए जी अक्टूबर की टोटल अब रिसीट्स कितनी बनेंगी। कैश सेल को नहीं इग्नोर कीजिएगा, ऊपर कैश सेल भी है। कैश सेल्स थी 1500 प्लस 3000 प्लस 2800, टोटल हो जाएगा 7300 जी। 7300 आगे आ जाएगा 77809138। ठीक है, प्लीज ये कैश सेल सम हो रही है टोटल रिसीट्स। एनी कंफ्यूजन फाइनली? चलिए प्लेस करेंगे फिगर, ये तो वर्किंग हो रही थी, बस पेज पे जाए। देखिए फिगर्स, नोट तो नहीं करा कोई? 7300 77809138। जी नेक्स्ट हेडिंग पेमेंट्स, और पेमेंट्स में टू सप्लायर्स या फॉर परचेजेस। हाँ जी, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, फॉर परचेजेस लिख लें या फॉर टू सप्लायर्स लिख लें। वर्किंग 2 में है।
अच्छा, परचेज वाली जो वर्किंग है ये शायद कल से मिलती जुलती होगी। अरे वर्किंग नंबर 2 में अच्छा, ये मेरी ख्वाहिश होगी क्योंकि कल से मिलती जुलती है, आप खुद करें। सिर्फ मेरे से एक दो चीजें जरा डिस्कस कर लें कि इसमें पॉलिसीज वगैरह हैं क्या, जरा ढूंढें जरा। शुरू कहाँ से कर लेंगे हम? सेल से। सेल मिल गई हमें। सेल से क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स कल की तरह वर्किंग होगी। फिर स्टॉक की पॉलिसी ढूंढने की, मेरा पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग मंथ की जो सेल है उसके बराबर स्टॉक रखना है, ठीक है। देन अगर क्लोजिंग स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स मिल जाए आपको तो फिर आप परचेजेस तक पहुंच जाएंगे। अब परचेजेस की पेमेंट की पॉलिसी ढूंढने कहाँ है? पॉइंट नंबर 3 में। लेकिन इसमें फिर एक 10% कैश परचेज का भी इशू है। अब आप ये सब कुछ जरा ध्यान में रख के बताएं किस महीने से वर्किंग शुरू करें। सितंबर से क्यों जरूरी है? सितंबर की करनी पड़नी है क्योंकि सितंबर की कैश परचेज तो डेफिनेटली सितंबर में रहेगी, लेकिन वो जो 90% परचेज होगी क्रेडिट, उसकी पेमेंट फिर अक्टूबर में आनी है, अगले महीने आनी है। दिसंबर की करनी पड़ेगी। अब इस केस में दिसंबर की भी करनी पड़ेगी। दिसंबर की इसलिए करनी पड़नी है क्योंकि दिसंबर की कैश परचेज दिसंबर में ही आनी है, लेकिन जो दिसंबर की क्रेडिट परचेज है वो शायद हमारे इन 3 महीनों में नहीं आनी। तो शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की वर्किंग करनी पड़नी है। ये शुरू करेंगे जरा खुद से, करें जी मत। अच्छा, गलती से ना घबराया करें, मैक्सिमम कट जाएगा दोबारा कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। ये आपका पेज ज़ाया नहीं होगा, ये पेज आपका एसेट बन जाएगा। एक है बोर्ड से देख के लिख लिया, एक है सोच के कर लिया और गलती को ठीक कर लिया। आई होप कि इसमें डिफरेंस है। तो मैं सिर्फ कॉलम्स बना रहा हूँ, परचेजेस तक पहुंचने की कोशिश करें। 5 मिनट्स है आपके पास। सबको पता है सितंबर से क्यों शुरू कर रहे हैं, और सबको ये भी पता है कि दिसंबर क्यों कर रहे हैं। नहीं पता है वैसे? सितंबर क्यों कर रहे हैं? सितंबर की क्रेडिट परचेज के लिए, जिसकी पेमेंट अक्टूबर में आनी है। तो दिसंबर फिर क्यों कर रहे हैं? दिसंबर की कैश परचेज के लिए। करें जी स्टार्ट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करें, मैं आपके सामने क्वेश्चन भी कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन, एक मिनट दिखाई। बिस्मिल्लाह पढ़े सर। है? रोजा लग रहा है? कोई नहीं यार, रोजा लग रहा है फिर तो जरूर सवाल करें ताकि जरा ध्यान इधर उधर हो। अगले साल तो मार्च में अगर कोई पेपर देना आपने, नहीं अल्लाह करे आप ना ही दें, वैसे आपका तो नहीं बनता। नहीं अल्लाह, सॉरी मैंने बात अल्फाज वापस ले लिए, आपका नहीं इंशाल्लाह।
नहीं अब्दुल बासित साहब दोबारा देखें, फिगर्स ठीक नहीं है। अच्छा एक दो बातें कल हुई थी स्टॉक्स के हवाले से, वो काइंडली कोशिश करें सही जहन में आ जाए, जरूरत पड़े तो कल वाला रिवाइज कर लें। सेल्स के साथ पॉलिसी है, लेकिन कल काफी कुछ बताया था आप लोगों ने मुझे। हाँ जी, स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट। तो अब उसने पॉलिसी बनाई है सेल्स के साथ, तो अब सेल्स तो 100% ही लेनी है, लेकिन सेल में से प्रॉफिट निकालना है, स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे लेके आना। करने दे कोशिश करने दे, आप करें, मैं फिर बता देता हूँ, गलती से ना घुराएं। आंसर ढूंढ रहे हैं मुझे लगता है लोग, आंसर नहीं मिल रहा। सरेंडर नहीं करें, सरेंडर नहीं। नहीं बता दी। एटलीस्ट कल वाली वर्किंग जरूर रिवाइज करें, कल जैसे किए। कल क्या किया था, सेल से क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल, इस तरह की वर्किंग्स होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल निकाली, फिर क्या किया, फिर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा, फिर क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक्स ढूंढे, फिर क्लोजिंग ऐड हुआ, ओपनिंग लेस हुआ, निकाली परचेज। किस महीने की, कितनी, सही है, निकल सकती थी, सही है। अगर सितंबर की निकल आई फिर तो बाकी तो इजी है। हाँ ठीक, सितंबर ही मसला था, सितंबर में जरा शायद थोड़ा सोचना पड़ना था, बाकी तो मेरा ख्याल है अगर सितंबर हो गया तो बाकी होना चाहिए। 7200 शायद। कौन सा, नहीं वो फिर अब वैसे ही गलती होगी। कर ले, कंप्लीट करने कर ले। नहीं अब्दुल बासित साहब, अब एक आपने ठीक बताया, वो पता नहीं, अब आई होप कि बाई चांस गलत सही ना होगा, आगे फिगर्स गलत है आपकी। नवंबर से प्राइस भी बढ़ रही थी, तो वहां फिर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालनी है। हाँ जी, हाँ जी, जी नजम साहब, सितंबर अगर ठीक है आपका तो बाकी होना चाहिए था। अब्दुल बासित साहब आपकी फिगर ठीक है, अक्टूबर वाली सही लग रही है मुझे, लेकिन नवंबर और दिसंबर में गलती है। करें 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 करें, मत करें। कंप्लीट कर लें, फिर अगर परचेज आ गई उसे कैश परचेज अलग करें, क्रेडिट परचेज अलग करें। पेमेंट पेमेंट तक पहुंचा।
जी शुरू करेंगे जी मेरे से फिर, आप जिन हजरात से अभी तक नहीं हुआ, या 1 मिनट लगाना, और कर रहे हैं या रुक गए? अगर तो कर रहे हैं तो बता दें, ताकि मैं और रुक जाता हूँ 1-2 मिनट, लेकिन अगर स्टक बैठे हैं तो बता दें। 7 to 7 2 7 3 ठीक है। कोई नहीं, मैं फिगर्स बताता हूँ, अगर आपने वर्किंग अपनी कर ली है तो मैं फिगर्स डिस्कस करता हूँ अभी। चले मेरे ख्याल अब फर्दर टाइम मेरे साथ लगा लें, जिन्होंने लिख भी लिया है जहां भी हैं, जी नुमान साहब जरा मुझे भी फिगर्स कुछ लिखवा दें। सितंबर की सेल बताएं। नहीं 5600 तो नहीं है, सितंबर की सेल सही। मेरा ख्याल है, मेरा आंसर है कि अब अवेलेबल नहीं है, आ जाएगी वहां से, आ जाएगी जहां से आपने निकाली है, लेकिन गिवन नहीं है। सितंबर की सेल गिवन नहीं है, यह है रिसीवेबल गिवन है, रिसीवेबल से कर लेंगे लेकिन डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो 1 सेकंड में इसे छोड़ रहा हूँ। अक्टूबर की सेल बताएं। 7500। नवंबर की 9900। 10। मेरा ख्याल है अब जो भी जहां भी है, काइंडली 1 मिनट जरा रुक के पहले देख लें, फिर देख लीजिएगा जहां गलती है। देन जरा कॉस्ट ऑफ सेल बनवाए, मैंने सितंबर जानबूझ के छोड़ा, 1 मिनट जरा। कॉस्ट ऑफ सेल बनवाए अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, कैसे कैसे? हाँ जी बेटा 80% ठीक तो कर रहे हैं आप, लेकिन 80% जब आप कर रहे हैं तो 80/100 कर रहे हैं। 80% जब दबाते हैं तो 80/100 खुद ही हो जाता है। अब इसमें नवंबर से ऑनवर्ड्स आप स्टेट में 80% नहीं कर सकते, क्योंकि वहां फिर 100 गिरेगा, 110 हो गया होगा। तो मैं जरा एक्सप्लेन करने के लिए 7500 डिवाइड बाय 100 इंटू 80 कर रहा हूँ। बड़ी नहीं पहले ही है क्वेश्चन में लिखा हुआ, सेल प्राइसेस में इफेक्ट आ गया हुआ है, सेल प्राइसेस में पहले ही इफेक्ट शामिल है ये, ठीक है जी। डिवाइड बाय 100 इंटू 80, लेकिन ये सिर्फ सॉरी अक्टूबर के लिए रेलिवेंट है, या अक्टूबर से पहले अगर जरूरत पड़े तो ये फिगर आएगी 6000। लेकिन नवंबर दिसंबर में जब वर्किंग आप करेंगे तो सेल प्राइस फिर 100 नहीं रही, 110 हो गई है। तो अकॉर्डिंगली फिर आप एक वर्किंग और मैं लिख रहा हूँ, 9900 डिवाइड बाय 110 इंटू 80, 7200। एंड सिमिलरली दिसंबर में भी डिवाइड बाय 110 इंटू 80 होगा, 79। और प्राइसेस का जो इंक्रीज का इफेक्ट था वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलरेडी इन फिगर्स में एडजस्ट हो चुका था, ठीक है। ठीक है, देन सर जी इसके बाद अब मैं क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी ये है कि नेक्स्ट मंथ की सेल के मुताबिक स्टॉक रखना हमने। तो 1 सेकंड, सितंबर इग्नोर कर दें, सितंबर की ज्यादा डिस्कशन कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट यही होता है कि अब अक्टूबर की अगर बहस हो रही है तो पहले ये जरूर में क्लियर करें कि अक्टूबर के किस दिन की बात हो रही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, अक्टूबर के एंड पे बात हो रही है, अक्टूबर 31 पे। तो अक्टूबर के एंड पे खड़े होकर अगर सोचें तो फॉलोइंग मंथ कौन सा है? नवंबर। तो नवंबर की सेल कितनी है? लेकिन सेल स्टॉक में नहीं आएगी, सेल प्राइस स्टॉक में नहीं आएगी, सेल की कॉस्ट स्टॉक में आएगी, और वो शायद हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सेल उसने कहा तो है, लेकिन स्टॉक शुड नॉट बी एट सेल प्राइस, इट शुड बी एट कॉस्ट प्राइस। आई होप जिससे कल बहस हुई थी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अक्टूबर कितना होगा? 7200 मीन सेल की कॉस्ट के बराबर स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है प्लीज। नेक्स्ट अगर जाऊंगा तो 1080890 है, सॉरी नेक्स्ट नवंबर के एंड पे दिसंबर की सेल है 10890, लेकिन उसकी कॉस्ट आपने कैलकुलेट की हुई है 7920। लेकिन यहाँ फिर एक वर्किंग करनी पड़नी है। दिसंबर के एंड पे अगर खड़े होंगे तो जनवरी की सेल जरा ढूंढ के बताइएगा क्या है। तो 10,000 सेल तो है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 80% करके क्या निकाल रहा हूं मैं? सेल की कॉस्ट, सेल की कॉस्ट पे स्टॉक में होगी। तो ये 8000 फिर हमारे पास एक वर्किंग से फिगर आ जाएगी, ये ठीक है फिगर? हाँ जी सॉरी 110 है ना, बताएं जरा यार। ये डिवाइड इंटू 80% ऐसा मैंने किया, तो इससे हुआ क्या है तूने आप ही बताया। जब परसेंटेज आप दबाते हैं ना तो वो डिवाइड बाय 100 खुद ही हो जाता है। तो वाई इट इज नॉट 100, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ गई हुई है, सॉरी 110 इंटू 80। तो आंसर आएगा 7260।
73 पे राउंड ऑफ कर लेना। अब क्लियर है प्लीज है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाद में लिख लीजिएगा, पहले आप पूरी फिगर समझ लेना, फिर जहाँ मिस्टेक हुई है मेरा ख्याल अगर ज्यादा हो गई है मिस्टेक्स पर उसको काट के सही करिएगा, ऐसे बीच बीच में ठीक ना करें। चलो आगे। अब ओपनिंग स्टॉक पे है। अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक कब मिलेगा? जब सितंबर का क्लोजिंग आएगा, तो वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अभी सितंबर की मैंने बात नहीं की, लेकिन अक्टूबर का जो क्लोजिंग है नवंबर में ओपनिंग बन जाएगा, और नवंबर का जो क्लोजिंग है वो दिसंबर का ओपनिंग बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है? तो देन इन फिगर्स को सॉल्व करके परचेजेज आ तो सकती हैं, लेकिन पहले 2 महीने अभी फाइनल नहीं है, सितंबर भी नहीं है और अक्टूबर भी इसलिए नहीं क्योंकि उसका ओपनिंग स्टॉक अभी इसलिए नहीं पता क्योंकि सितंबर का क्लोजिंग नहीं है। तो अब जो सितंबर है ये काइंडली जरा रुक के सारे जरा सही तरह से मेरे साथ क्लियर करना जरा। सितंबर की सेल डायरेक्टली गिवन तो नहीं थी, लेकिन दोबारा पॉइंट नंबर 8 में नीचे जाए, सितंबर से रिलेटेड एक रिसीवेबल आ रहा था। हाँ जी, नहीं ये रिसीवेबल है क्या? 56 लाख सितंबर की 100% क्रेडिट सेल है। ये 100% क्रेडिट सेल है, दोबारा यही पहले क्लियर कर लेंगे। ये 56 लाख सितंबर की 100% क्रेडिट सेल की रिफ्लेक्शन हो रही है। वाई 100%? क्योंकि 1 अक्टूबर तक कुछ नहीं मिला होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो अब जो 56 लाख है वो 100% क्रेडिट सेल तो है, लेकिन वो 100% सेल नहीं है। तो अब क्या हम 100% सेल निकाल सकते हैं क्रेडिट सेल से? वो कैसे निकाल सकते हैं हम? अच्छा, अब यहाँ ना कुछ फिगर्स आपस में मैच भी होंगी, लेकिन वो मैच करने का हरगिज़ मतलब नहीं कि सेम फिगर ही की बात हो रही है। तो जरा सही जरा गौर से देखिएगा। मैं फिगर जरा लिखना चाह रहा हूँ। 56 लाख मैंने क्या उठाया है? सितंबर की 100% क्रेडिट सेल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20% कैश सेल अगर है, तो ये जो क्रेडिट सेल है फिर ये 80% रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको 100% कैसे बना सकता हूँ मैं? डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ये कंफर्टेबल है इन परसेंटेजेस से जिससे वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये आंसर आएगा, क्या आंसर आया? ये 7000 क्या आया? 100% सितंबर की सेल हमारे पास आ गई। ओके, लेकिन क्योंकि अब ये सितंबर की सेल है, तो यहां से हम जब कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे तो ये डिवाइड बाय 100 इंटू 80 ही होना है। तो करें जरा वर्किंग। अच्छा, अब ये 5600 क्या आया? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल आई। अभी फिगर्स मैच जरूर होनी, लेकिन ये अब क्रेडिट सेल नहीं आ गई है। सेल से क्या निकाल लिया हमने? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आए देन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करवाएं मुझे जरा। किस महीने का? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक किस महीने की बेस पे आएगा? अक्टूबर की सेल कितनी है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? आप बोले क्या लिखूं यहाँ? सितंबर एंड पे खड़े होके अक्टूबर की सेल की कॉस्ट मैंने लिख दी। ओके यहाँ तक? अब ये जो 6000 क्लोजिंग स्टॉक है ये किस महीने ओपनिंग बन जाएगा? अक्टूबर को ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, अब आखिरी फिगर एक रह गई है। बोले, आप बोले क्या रह गई? सितंबर का ओपनिंग। अगस्त का क्लोजिंग अब ढूंढना है बेसिकली। तो अगस्त का अगर क्लोजिंग ढूंढना है तो अब क्या ढूंढना है? अगस्त के एंड पे अगर क्लोजिंग ढूंढना है तो बेसिकली हम सितंबर की सेल के मुताबिक देखेंगे। तो अब ये जरा सबसे जरा मेरे ख्याल फाइनली चैलेंजिंग फिगर है। अगस्त के एंड पे सितंबर की सेल कितनी है? 7000, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? तो ये जो 5600 में लिख रहा हूँ, ये बेसिकली क्या लिख रहा हूँ? क्लोजिंग ऑफ अगस्त becomes ओपनिंग ऑफ सितंबर। नहीं क्लियर हुआ? नहीं, जो लोग क्लियर नहीं थे वो समझ आ गए प्लीज। तो ये जो 5600 में ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ, ये किस महीने के क्लोजिंग स्टॉक को किस महीने का ओपनिंग कहना चाह रहा हूँ? अगस्त के क्लोजिंग को, अगस्त का क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए मैंने सितंबर को ध्यान में रखा है, और जो अगस्त के एंड पे स्टॉक होगा वही फिर सितंबर के स्टार्ट पे ओपनिंग होगा। देख लीजिए आप फिगर्स, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अगस्त का क्लोजिंग अगर एक सेकंड बोर्ड पे देखें जी जरा, मैं कॉलम बना लेता हूं जस्ट हाइपोथेटिकली समझाने के लिए। अगस्त का अगर मैंने क्लोजिंग ढूंढना है
कौन सा पूछ रहे हैं? अगस्त का अगर मैंने क्लोजिंग ढूंढना है तो बताएं किस महीने की बेस पे ढूंढूं? ये तो देख लो यार, सितंबर। अब सितंबर की सेल कितनी है? 7000। लेकिन सेल से कॉस्ट कितनी है? 5600। तो अगस्त के एंड पे सितंबर की सेल की कॉस्ट कितनी है? 5600 ही है ना। तो 5600 किस दिन स्टॉक होगा? सितंबर के एंड पे, सॉरी अगस्त के एंड पे। और जो उस दिन स्टॉक क्लोजिंग होगा वो सितंबर के स्टार्ट पे ओपनिंग होगा, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि कॉलम है नहीं इसलिए शायद विजुलाइज करना मुश्किल हो रहा है। सितंबर का क्लोजिंग कैसे फाइंड आउट हुआ था? अक्टूबर की सेल से कॉस्ट निकाली थी, एंड सो ऑन। तो इसी तरह अगस्त का क्लोजिंग अगर मिल जाए तो वो सितंबर का ओपनिंग बन जाएगा। तो अगस्त का क्लोजिंग मींस कि सितंबर की कॉस्ट ऑफ सेल उठा लें, जो अगस्त का क्लोजिंग सितंबर में फिर ओपनिंग बन जाएगा। ओके जी, कोई और कंफ्यूजन? जी आप ठीक हो गया प्लीज? जी वो तो मैंने वर्किंग की है यार। हमारे पास क्रेडिट सेल अवेलेबल है नीचे पॉइंट नंबर 8 में। जी फहीम आपको समझ आ गया प्लीज? जी 7000 की बेटा ये जो फिगर है पॉइंट नंबर 8 नीचे आप कंप्लीट करें, इसको 10% करें, बाकी फिगर्स को एडजस्ट करें ना आप। क्रेडिटर्स की पेमेंट लिखें। पॉइंट नंबर 8 में ये शमीर आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8 में नीचे जाके देखें, डेटर्स का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 5600। तो डेटर्स का बैलेंस मींस वो क्रेडिट सेल है सितंबर की। सितंबर की 100% क्रेडिट सेल है, तो उस क्रेडिट सेल से मैंने टोटल सेल निकाली है 5600 जो है डिवाइड बाई 80, इसलिए क्योंकि क्रेडिट सेल और कैश सेल की परसेंटेज 20 और 80 है। तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करके फिर मैंने टोटल सेल फाइंड आउट की है। नीचे जो 5600 दिया हुआ है क्वेश्चन के एंड में पॉइंट नंबर 8 में, सितंबर से जो रिसीवेबल आ रहा था, ठीक है। तो वो जो डेटर्स का जो रिसीवेबल होता है वो फिर क्रेडिट सेल के अगेंस्ट होगा। तो 80% क्रेडिट सेल बिकॉज 20% इज कैश सेल। समझ आ गया? जी समीर सर। जी सर, परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल से वर्किंग हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जरा बता देंगे फिगर? 6000। अच्छा ये स्टॉक की पॉलिसी जो है ना असल में एग्जैक्टली वो इक्विवेलेंट ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। इसे को फिगर्स आपको मैच नजर आती महसूस हो रही होंगी, तो होपफुली इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जितना अगले महीने सेल होना है उतना हमने स्टॉक में रखा हुआ है, तो देयरफॉर जो हमारी परचेज है वो उतनी ही है जितनी शायद हमें स्टॉक में रखनी है, ठीक है जी। सेकंड मंथ का 7200 7920 7273, ये हमारी परचेजेस किससे मैच कर रही हैं? नहीं ओपनिंग से नहीं, ये कोई सोच के जरा बताएं क्यों मैच कर रही हैं? हाँ जी, हमने स्टॉक में उतना रखा हुआ है जितना अगले महीने बिक जाना है। हमने स्टॉक में जितना रखा है वो अगले महीने बिक जाना है। नहीं ये सॉरी मेरे वर्ड सही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक जितना है उसने इस महीने बिक जाना है। तो हमें जो क्लोजिंग स्टॉक रखना है वो खरीद के रखना पड़ेगा। जरा देखें इस एंगल से, हमारा ओपनिंग स्टॉक इस महीने बिक जाना है और जो क्लोजिंग रखना है वो फिर परचेज करके रखना पड़ेगा। मैच करें जरा, दो फिगर्स आपस में मैच हो रही हैं, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल से मैच हो रहा है और क्लोजिंग परचेज से। तो इसकी क्या वजह है? जो पिछले महीने हमने स्टॉक रखा था उसने अगले महीने बिक जाना, पिछले महीने जो रखा था उसने अगले महीने बिक जाना, और जो इस महीने रखना है वो खरीद के रखना पड़ेगा। बहरहाल दोनों तरह से बोला जा सकता है, जो पिछले महीने रखा था वो अगले महीने बिक जाना है, तो जो इस महीने रखना है वो इस महीने खरीदना पड़ेगा। 5900 पिछले महीने रखा था, 5600 सॉरी सितंबर देखें जरा, ये 5600 कब स्टॉक रखा था? सितंबर का महीना देखें, अगस्त में रखा था,
तो जो अगस्त में रखा था उसने सितंबर में 5600 बिक जाना। तो सितंबर में अब कितना स्टॉक रख रहे हैं आप? 6000। नहीं, सितंबर में कितना स्टॉक रख रहे हैं? 6000। तो पिछला तो सारा इस सितंबर में बिक जाएगा, तो फिर ये 6000 स्टॉक में रखेंगे कैसे? परचेज करके रखेंगे। फिर जो इस महीने स्टॉक में रखा है वो कब बिक जाना? अगले महीने। तो अगले महीने स्टॉक में कैसे रखेंगे? दोबारा खरीद के रखना पड़ेगा। तो देख लो जरा फिगर्स, ये मैच इसलिए हो रही है क्योंकि 100% स्टॉक रखा जा रहा है। कल वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये फिगर्स मैच नहीं हुई थी। उसमें मैच क्यों नहीं हो रही थी? इसमें क्यों मैच हो रही है? वहां हम 100% स्टॉक नहीं रख रहे थे, वहां 80% था। यहाँ क्योंकि 100% स्टॉक रख रहे हैं, इसलिए ये फिगर्स कुछ आपस में मिलती जुलती नजर आ रही है। बारह वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, बाय किया नहीं है, करेंगे शायद, ये बजट बन रहा है। हम जितना स्टॉक रखना चाह रहे हैं वो हमें परचेज करके रखना पड़ेगा। ये महीने शायद अभी आए नहीं है, इन महीनों की शायद प्लानिंग हो रही है। हम जो स्टॉक में रखेंगे वो हमें परचेज करके रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर स्टॉक में आपने रखना है तो इसी महीने खरीदना पड़ेगा ना यार। नहीं यार, ऐसा नहीं कर रहे थे यार सितंबर में। नहीं, आप पेमेंट कह रहे हैं शायद। मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो परचेजेस की कर रहा हूँ। सितंबर में हम कितना खरीद रहे हैं जरा देख के बताएं, और कितना रख रहे हैं? 6000। तो खरीद के रख रहे हैं, जो खरीद के इस महीने रख रहे हैं इसने कब बिक जाना है? अक्टूबर में इसने बिक जाना है। अब ढूंढने जरा कहीं 6000 नजर आता है? जो ओपनिंग था अक्टूबर के एंगल से वो अक्टूबर में सेल हो जाएगा। अब अक्टूबर में क्लोजिंग फिर कितना रखना है? 7200, वो परचेज करना है। तो जो स्टॉक रखना है वो खरीदना पड़ेगा, और जो स्टॉक रखा होगा पिछले महीने उसने अगले महीने से लेगा। आई होप कि आप समझ आ गया। चले सर जी, अब इसमें 10% भी करना है जी। 10% क्यों करना है? मैंने तो कल आपसे कहा था कि अज्यूम करना है कि क्रेडिट परचेज ही होती है। अगर इन्फॉर्मेशन हो तो 100% क्रेडिट परचेज है, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। तो 10% करें जी। 600, 7200, 720, 792, 727, ऐसे ही। जब 90% क्रेडिट परचेज है, मैं फिलहाल लिख तो उसी महीने में रहा हूं जिस महीने की वो है, लेकिन शायद जब पेमेंट में जाएंगे तो वो उससे अगले महीने में आएगी जिस महीने की वो परचेज है। तो बैलेंसिंग फिगर्स दिखाइए जरा। 5400, 6480, सॉरी 7128 एंड 6546। ठीक है। अब ये जस्ट मैंने परचेजेस का ब्रेकअप किया बिटवीन कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। अब कैश परचेज यहां से कौन सी उठा के लिखेंगे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले जो महीनों में है वो तो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन जो क्रेडिट परचेज है ये मेरे ख्याल अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आपको एक तो प्लस भी हो सकता है। जरा अपनी वर्किंग्स में जाएंगे जहाँ पे बजट है, मैं पेमेंट टू सप्लायर जो हमने हेडिंग लिखी है उसको जरा दो हिस्सों में करना है। पेमेंट टू सप्लायर एक हेडिंग बना लें, उसके नीचे लिखना है फॉर कैश परचेज, फॉर कैश परचेज एंड फॉर क्रेडिट परचेज। ये जरा काइंडली लिखें अपने हाथ से, जरा आपका क्या जहन कहता है कि ये फिगर्स जो वर्किंग से आई है कहाँ कहाँ नहीं है? ये वर्किंग नंबर 2 होगी थी सबके फाइनल? बनाए जरा, बजट में लिखा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे 720, नहीं मेरे पहले जरा कैश पर लिखवा 792, 727। जी क्रेडिट परचेज की पेमेंट सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में 7, सॉरी
6480 एंड 7128। ठीक है ना मानसू? आप साहब नो राउंड ऑफ, कुछ भी नहीं, रिलैक्स। यहाँ राउंड ऑफ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आइडिया है, ये खतरनाक है। ठीक है सर? नहीं मुझे पता वो तो, लेकिन फिगर्स मिल गई। ये कौन से महीने की परचेज की पेमेंट रह गई है? दिसंबर की जो परचेज है उसकी पेमेंट हम नहीं लिख रहे। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो वो क्लोजिंग पेबल्स में होना चाहिए, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो। जी अब्दुल बासित, मेरे ख्याल आपने टोटल किया तो ठीक है, टोटल भी हो सकता है। मैंने तो इंडिविजुअल फिगर्स लिखनी है, ऑब्वियसली इन दोनों को सम करके भी लिखा जा सकता है। आपने मेरे ख्याल मुझे टोटल बताया, ऐसे ही है? चलें जी आगे चलें, वाइंड अप कर ले हैं 10 मिनट। नेक्स्ट ढूंढे, अब क्या रह गए? मार्केटिंग एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे। ये पढ़े जी जरा, मार्केटिंग शुरू करो। कहीं आगे पीछे तो नहीं अभी? अगर कोई लिख रहा तो बता दें, तो वर्किंग अगर नोट कर रहा है या करनी है तो बता दें। पॉइंट नंबर बताएं जी फिर कौन सा? पॉइंट नंबर 4 फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें, पहले मेरे से समझ लें, फिर वर्किंग आप खुद लिख लीजिएगा जी। 3 लाख क्या है किस महीने के? हाफ कर ले दिन में, तो 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 तो एज इट इज आना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जिस महीने के खर्चे हैं उसी महीने पे होने हैं। जो रिमेनिंग 150 रह गया उसने सेल के साथ वेरी करना है, ऐसे ही है। वेरी करने का क्या मतलब होता है? चेंज होना है। तो गौर से वर्किंग देखें, पता आपको है, मैं जरा रिवाइज करा दूं। अपने कैलकुलेटर पे लिखें 150,000 में वर्किंग हो रही है। कोई बताएगा मैंने ये 150 क्या लिखवाया आपको? फिक्स तो लैदा कर दिया मैंने। किस महीने का 150 मैंने लिखवाया आपको? अक्टूबर का रिमेनिंग मैंने लिखवाया 150। अब इसने अगर सेल के साथ वेरी करना है तो कैसे करें वर्किंग? ऊपर आए, ऊपर आए, सेल की तरफ आए, सेल की तरफ आए। अक्टूबर की सेल कितनी है? तो 150 डिवाइड बाय 7500 करें जरा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैंने आपको करवाया क्या है जरा मैं ही बता दूं मैंने क्या करवाया। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स करवाया मैंने। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल करवा के मैंने आपको शायद एक परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है कि व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू सेल। आपके पास शायद 0.04 आ रहा है, 0.02 सॉरी। दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करें। मैंने 150 क्या लिखवाया बोलने जरा? वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय क्या करवाया? सेल्स को मैंने बेस रखा 7500। आपके कैलकुलेटर इनटू 100 कर लें जरा, एक मिनट। इनटू 100 करेंगे तो ये 2% एक आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज 2%? वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ सेल। अब परसेंटेज नहीं बदलती, वेरिएबल खर्चों की परसेंटेज नहीं बदलती, अमाउंट चेंज होती है। ये तो बातें याद है, कुछ पुरानी बातें, मैं बहुत नाम नहीं बोलना चाह रहा कहाँ की बातें, लेकिन आई होप ये याद है। परसेंटेज एज इट इज रहेगी, हाँ अमाउंट्स बदलने से वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल एक्सपेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। एक काम वैसे शायद ये परसेंटेज वैसे निकाल दी सबने, लेकिन वैसे जीरो करें दोबारा। 150 डिवाइडेड बाय 7500 और स्टेट वे इंटू 9900 जरा करें। ये मैंने क्या करवाया? परसेंटेज निकलवा के स्ट्रेट अवे आपको नवंबर में ले गए, अक्टूबर के खर्चे से नवंबर में ले गए। इन अदर वर्ड्स अगर 7500 का, अगर सॉरी 7500 सेल की अमाउंट है और वेरिएबल एक्सपेंसेस 150 हैं, तो क्या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नवंबर में अगर 9900 सेल है तो फिर वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? मतलब ये वर्किंग करवा रहा हूं। आंसर आ गया सबका? क्या आंसर आया अप्रोक्सीमेटली? अब ये 198 अप्रोक्सीमेटली क्या है? अब इसी को फाइंड आउट करने का एक स्टेट वे ये भी वे हो सकता है, अगर परसेंटेज आपने निकाल ली है तो 9900 लिखें कैलकुलेटर पर। ये प्लीज किया करें, यही चीजें हैं जो सही तरह ज़हन में क्लिक होनी चाहिए।
9900 इंटू मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट अवे 2% करेंगे। तो एक तरीका क्या, हम परसेंटेज निकालना है और अकॉर्डिंगली वर्किंग करना है, या स्ट्रेट अवे सेल्स को बेस बना के नेक्स्ट मंथ की वर्किंग करना है। मेरी सजेशन ये है कि जो हमने पहले वर्किंग की है परसेंटेज के बगैर, लाइक 150 डिवाइड बाय 7500 और मल्टीप्लाइड बाय 9900, उससे शायद वर्किंग ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। समझ आ जाएगा प्लीज? अच्छा, लिखने से पहले आप मुझे दिसंबर की फिर फिगर बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। करे बताएं जरा, क्या फिगर आती है, क्या किया आप लोगों ने? हाँ, या दो तरीके हो सकते, अक्टूबर से भी जाया जा सकता है दिसंबर में, और ऑल्टरनेटिवली नवंबर से भी दिसंबर में जा सकते हैं। नवंबर की अगर आपने फिगर निकाली 198 आई है, तो 198 डिवाइड बाय 9900 इंटू 10890, या स्ट्रेट अवे आप 150 डिवाइड बाय 7500 और इनटू दिसंबर में भी जा सकते हैं। तो नवंबर से दिसंबर में चले जाएं, या अक्टूबर से ही डायरेक्टली आप दिसंबर की वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन फिगर शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तरीका समझ आ रहा है सबको क्या किया मैंने, किसको बेस बना के मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया। एक्सपेंस ने वो कहता है वेरी करना है सेल्स के साथ, तो फिर मैंने एक्सपेंस का नहीं सेल्स से फाइंड आउट करके नेक्स्ट मंथ की सेल्स से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पीरियड के एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर लिए। तो समझ आ गया प्लीज? मैं जरा लिख रहा हूँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने की वर्किंग? टोटल सेल तो नहीं है यार, ये जो एक्सपेंस है 150 सिर्फ अक्टूबर का ना यार। इसको जरा इस तरह करना, फिक्स लैदा लिखना और फिर वेरिएबल लैदा लिख लीजिएगा, और वेरिएबल की कम से कम एक आध वर्किंग जरूर होनी चाहिए। बताएं कितना लिखो फिक्स? 150 150 150। अक्टूबर में वेरिएबल बताएं कितना लिखो? हाँ जी, अक्टूबर का वेरिएबल 150 है, ये खर्चा में अक्टूबर ही का दिया हुआ था जिससे हमने ब्रेकअप बनाया, लेकिन कोई एक वर्किंग जरूर साथ लिख लीजिएगा। 150 डिवाइड बाय 7500 मल्टीप्लाइड बाय 9900, तो आंसर आएगा, बस राउंड ऑफ करना प्लीज, और यहीं से फिर दिसंबर आ जाएगा 218 समथिंग, 218,000। बहरहाल मेन इशू यही है कि अपना जरा जहन एडजस्ट करना है, अपने आप को जरा और बड़ा करना है जहां पे भी आप हैं। एनी कंफ्यूजन जी? फाइनली नेक्स्ट जरा खुद करें, नेक्स्ट जो दिया हुआ एडमिन एक्सपेंसेस, वो शायद आपने वर्किंग कर भी दी है। ये किस महीने से 2% बढ़ाएंगे? नहीं, अब अक्टूबर से क्यों बढ़ाएंगे? नहीं, यहाँ आपने नवंबर से बढ़ाया, वहां अक्टूबर से बढ़ा रहे हैं। पिछला जो एक्सपेंस ये था अक्टूबर का गिवन था, तो नवंबर में जाना था। यहाँ सितंबर का गिवन है, तो सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ्स में फिर 2% इफेक्ट आ जाएगा। ये कितनी फिगर गिवन है? तो 200 इंटू 1.02 क्या बनता है जी? 204 208 212। वर्किंग कैसे की है जरा बोल दे मुझे। 200 इंटू 1.02 के बाद फिर एक दफा और 1.02, एक और दफा 1.02। एक और काम भी हो सकता है, लिखें 200 कैलकुलेटर पे, दो देख के लिखने की बजाय फिगर्स पहले समझें आप लोग। कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह रुक देता हूँ, टाइम है। कैलकुलेटर पे 200 लिखें, इसको 3 दफा कंपाउंड भी कर सकते हैं। कभी कंपाउंड सुना आप लोगों ने? एक तो होती है ना डिस्काउंटिंग, एक होता है आगे जाना, तो वही 1 + 0.02 है, +3 लिखें जरा। ये +3 का क्या मतलब हुआ? 3, इस केस में 3 महीने पर मंथ है, तो नेगेटिव अगर 3 करें वो पीछे चले जाएंगे आप। तो प्रेजेंट वैल्यू की बहस नहीं हो रही, कंपाउंड करके भी आ सकता है। तो अगर आपने +2 किया होगा तो दूसरे साल की फिगर भी आ सकती है, और +3 करके 1 + 0.02 +3 करेंगे तो 212, लेकिन डेफिनेट टाइम वेस्टिंग है। अगर आपने कोई एक फिगर सॉल्व कर ली है तो उसको 1.02 एंड 1.02 से वर्किंग बढ़ाई आगे जा सकती है। चलो मेरे ख्याल है कैश बजट कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट बच गए। कौन सी अमाउंट रहेगी ढूंढ के बताएं। इक्विपमेंट की अमाउंट बताएं जी, क्या लिखूं, कहाँ लिखूं, कितनी लिखूं, कैसे लिखूं? कैश बजट में मेरा तो कल इक्विपमेंट 20 लाख पे आएगा। कैश बजट में कैश आएगा या इक्विपमेंट आएगा? तो देख लें, दोबारा पढ़ लें जरा। डेप्रिसिएशन भी बल्कि आएगी यार, डेप्रिसिएशन छोड़ दी हमने। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली नहीं आएगी,
कैश आना है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है यार, आती तो थी वैसे कैश फ्लो में। वो कैंसिल करने के लिए होती थी, अगर प्रॉफिट लिखा हो तो उसमें कैंसिल करने के लिए आती है, वरना आई होप के कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन नहीं आती, और वो जब आ जाती है तो फिर नजर भी नहीं आती। मेरा ख्याल उसको रहने दे, पता नहीं वो क्या बातें हो रही। ये इक्विपमेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएंगे कितना लिखूं, किस महीने लिखूं? 1700 क्लियर है जी? किस महीने लिखूं? अक्टूबर में ही है शायद, एंड ऑफ अक्टूबर ही है शायद। ठीक है जी, 1700। चलिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रह गई है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि जितना किया है समझ आ गया सबको। फिनिशिंग टाइप दे देंगे, इसका क्लोजिंग निकाल लेंगे। नहीं मतलब इस वक्त अगर कंप्लीट ना भी करें तो इंशाल्लाह घर से कर लेंगे। चलिए जी, अब इस वक्त आप इस पोजीशन में आ गए कि एक क्वेश्चन होमवर्क हो सकता है। अब मुझे पता है आप कल क्लास रखना तो चाह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, जिंदगी ऐसी है बस। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी तो आप क्या क्या करके आए होंगे मैं जरा बता दूं। एक तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने की कोशिश हो सकती है। नहीं, पार्ट ए तो कर लिया हमने, पार्ट बी जरा पढ़ के देखें, ट्राई कर सकते हैं। पढ़े जरा सेंटेंस पार्ट बी। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है क्वार्टर की, मंथ वाइज बनानी है या क्वार्टर की बनानी है? हाँ, इसमें मंथ वाइज नहीं बनानी, क्वार्टर की बनानी है, तो इसको जरा ट्राई करके देखिएगा। शायद मैक्सिमम फिगर्स आ गई हुई है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स तो स्टेट में मिल जाएंगी आपको, लेकिन एक्सपेंसेस भी बल्कि मिल जाएंगे। सिर्फ डेप्रिसिएशन की और एक गेन लॉस की वर्किंग है, तो मुझे इधर आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कहाँ तक समझ आई बात। ठीक है, नहीं कर इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अभी टाइम काफी होगा हमें नेक्स्ट क्लास में हमारी, तो जरा पेज नंबर एक ढूंढे, मेरे पास नंबरिंग नहीं है पेज पे, जरा थोड़ा सा आगे जाएंगे जरा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन इस वक्त हम क्लास में करें, इसका आंसर आपके नोट्स में नहीं है, तो आंसर ना ढूंढिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। तो आंसर ना ढूंढते रहिएगा और ये ना आंसर ना मिले और सॉल्व भी ना करें। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में, इसका नोट्स में आपके आंसर नहीं है, लेकिन जरा आगे जाएं, काफी आगे जाएं, मेरे पेज नंबर अब गिनने पड़ेंगे मुझे। नहीं, नंबर नहीं है तो आगे जाएं काफी, मैं बताता हूँ। ये आगे जाएंगे ना तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक दोबारा हेडिंग मिलेगी, तो काफी आगे जाएंगे और रेनबो मिलेगा एक, लेकिन रेनबो से एक पेज आगे जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना है, टेनिस ढूंढना है। ये सबको मिल जाएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी काइंडली जरा आगे जाएंगे अपने नोट्स में, तो काफी मेरे ख्याल आगे नंबरिंग नहीं है। हाँ जी, टेनिस का आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको, वो उसकी टेंशन ना लीजिएगा, इतना मैं डेफिनेटली जालिम नहीं हो सकता। हाँ जी, ये अब इंशाल्लाह अब बस हम पास से पास की तरफ तकरीबन जा सकते हैं। टेनिस ट्रेडिंग के नाम से बेटा आप आगे जाके आप भी ढूंढिएगा, पेज नंबर पहले 15 कह रहे हैं जी आप। अच्छा, गुजर गए। अच्छा बेटा, अगर आप कोशिश करेंगे ना तो ये टेनिस ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन 100% होने वाला क्वेश्चन है। शायद इसमें एक जगह आपका प्रॉब्लम आए, वो इंशाल्लाह फिर मैं डिस्कस भी करूंगा। अब करना जरूरी है, मिस्टेक्स होंगी तो उसमें इशू नहीं है, और टेनिस का करने के बाद इंशाल्लाह ढूंढेंगे तो इसका अगले पेजेस का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क बता के जरा उठाएं क्या क्या दिया मैंने। एक तो ये स्मार्ट लिमिटेड जो कर रहे थे हम, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, और सेकेंडली टेनिस ट्रेडिंग की ट्राई करें। नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे अगर करेंगे भी तो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर ही नहीं है, तो इंशाल्लाह हम जरूर फिजिकली मुलाकात करेंगे नेक्स्ट मंडे। ठीक है, फिर उससे मैं आप लोग से सीखूंगा कि व्हाट्सएप कैसे चलाया जाता है, फिर इंशाल्लाह आपसे नहीं, एक लेक्चर तो नहीं लगेगा आपको, कितना टाइम लगा जी? जी, स्मार्ट का बी पार्ट ही तो करना, और क्या करना। स्मार्ट का क्या ए पार्ट होमवर्क दे रहा हूँ, स्मार्ट का स्मार्ट कंप्लीट करें और टेनिस भी कंप्लीट करें। अल्लाह यार, आप नहीं, वो मेरे ख्याल एक आध दिन में आना शुरू हो जाना चाहिए। ये ग्रुप में शेयर नहीं हो रहा है लेक्चर प्लान, और ये करने शुरू कर दें, पुरानी जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, हमें पता नहीं चलता हमने क्या पढ़ा। चलिए ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। किस चीज़ का ये मुबीन, जरा एक
ये भाई क्या कह रहे हैं मेरा पूछिएगा। क्यों नहीं कर दो, इसमें क्या है? हाँ तो ये नहीं हो सकती, हो सकती हाँ वो कर दे, उसमें क्या इशू है? नहीं उनसे पूछ लेना जिस तरह टोटली जो आज हुआ सारा तो कर दे। नहीं वो मतलब जो आज हुआ वाला तो नहीं हो रहेगा, नहीं वो अपनी सब करते होता है मेरे ख्याल में। नहीं वो तो नहीं, फवन नोट की फाइल शेयर नहीं करनी, जो आज मैंने लिखा है वो शेयर करना है, जो आज क्लास हुई है वो रिकॉर्ड तो हुई है, तो ये स्क्रीन की तो रिकॉर्ड हुई होगी। नहीं ये नहीं मांग रहे, ये तो उनके पास है, जो मैंने लिखा है वो मांग रहे हैं। वो मेरे स्क्रीन शॉट लेते हैं कि आप इन्हें पता है ये फाहद को ब्लॉग है। काइंडली नेक्स्ट वीक जरा याद करवाइएगा, ये वैसे आप भी सबको भी पता है, आप उधर प्लीज जरा कर लीजिएगा डिस्कस, कल कर लें। भाई कैसे पता चलेगा रिसीवेबल या पेएबल? रिसीवेबल भी नहीं है, ट्रेड डेट्स का पेएबल पड़ा, साथ पेएबल का वर्ड है, कब पड़ा है ट्रेड डेट्स का मतलब पेएबल, जब ट्रेड पेएबल लिखा है हाँ जो ट्रेड डेट्स से तो वर्ड निकला, डेटर का इन डेट्स का मुखफ़फ़ निकला, तो ये कह रहा हूँ। प्लस कंट्रोल प्लस एस पूछ लो करेंगे। तो इधर मार्केटिंग एक्सपेंस हमने सेल के अमाउंट के साथ किया, इधर वैल्यू ऑफ सेल लिखा होता है, इसलिए अगर ये वैल्यू का लफ्ज ना लिखा होता, सिर्फ सेल लिखा होता सेल ही होती है, सेल भी वैल्यू होती है सर, लेकिन अनलेस क्वांटिटी हो या वॉल्यूम हो। वेरिएबल कॉस्ट होती है वो एक्टिविटी